ग्रेविटेशनल फोर्सेस +1 क्लास का सेकंड लेक्चर है। कल आपने फंडामेंटल फोर्स के बारे में पढ़ा था। 4 टाइप की होती हैं, उनमें फर्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? दीज आर फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन between two objects by virtue of their mass. ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्या होती हैं? दीज आर फोर्स ऑफ म्यूचुअल का मीनिंग आपसी, आपस में। दो ऑब्जेक्ट आपके पास, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट की आपसी फोर्स है, एक दूसरे पे लगाते हैं, इसको बोलते हैं म्यूचुअल अट्रैक्शन। अट्रैक्शन का मीनिंग एक दूसरे को अपनी तरफ खींचना, अट्रैक्ट करना, ऐसे। बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दो वस्तुओं के बीच में, बाय विर्च्यू, विर्च्यू का मीनिंग होता है गुण, बाय विर्च्यू ऑफ देयर मासेस, उनके अंदर जो मास है उस मास के कारण। बॉडी के अंदर मान लिया फर्स्ट बॉडी का मास है m1, सेकंड का मास है m2, तो इस मास के कारण इनमें कैसी फोर्स लगती है? अट्रैक्शन की, और उस अट्रैक्शन की फोर्स का ही नाम क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे आप स्टूडेंट हो, आपने स्टूडेंट होने के नाते पढ़ने का गुण है, तो आप स्टूडेंट को तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो ये कहते हैं कि स्टूडेंट होने के नाते आप किसका गुण पाया जाता है? पढ़ने का। उसी तरह हर एक बॉडी के अंदर जो मास होता है, मास मैंने कल आपको बताया था, जो मास होता है उस मास की वजह से वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट, एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रही हैं, इसी को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और अट्रैक्शन की है फोर्स, मेन बात ये है। ठीक है, क्योंकि फोर्स तो रिपल्शन की भी हो सकती है, तो मास की वजह से सदा ही दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। कल हमने बताया था कि कोई भी ऐसी बॉडी आपको नहीं मिलेगी कि जिसका मास 0, क्योंकि मास कभी 0 हो ही नहीं सकता। अगर कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट आपका है, तो किसी ना किसी मटेरियल का तो बना है, यानी कुछ मैटर तो उसमें कंज्यूम हुआ बनाने में। अब वो मैटर ही तो मास होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर। हाँ, ये बात अलग है, किसी के अंदर मास कम होता है, मैटर कम लगा हुआ है, किसी के अंदर ज्यादा लगा हुआ है मैटर, तो मास कम या ज्यादा हो सकता है। तो ये अलग अलग मास की तो बॉडी, एक का मास m1 है, दूसरी का मास m2 है, तो इनकी जो अट्रैक्शन की फोर्स उसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये तो हो गया आपकी डेफिनेशन। अब फिजिक्स में हमने करना क्या है? भाई नेचुरल फिनोमिना पढ़ रहे हैं, तो ये नेचुरल फिनोमिना है, तो इनको कहता थोड़ा ये कि आप एक दूसरे को अट्रैक्ट करो, अपने आप ही बाय नेचर करते हैं मास के कारण। अब पढ़ना आपको ये है, सर ठीक है, हमें पता लग गया कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब जो फोर्स लग रही है अट्रैक्शन की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? सही बात है। और कितनी लगेगी? अगर मैं आपको दो ऑब्जेक्ट दे दूं, कह दो भाई ये 5 केजी का है, ये 2 केजी का, बताओ कितनी फोर्स लगेगी, तो आप उसको निकाल पाओगे कितनी फोर्स उनके बीच में लगनी चाहिए। ये हमने पढ़ना है। तो पहली चीज तो ये है कि जो ये फोर्स है, ये किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करनी चाहिए? जो अट्रैक्शन की फोर्स है, कौन से वो फैक्टर हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करना चाहिए? ठीक है। अब देखो एक सिंपल सा, बच्चा पढ़ रहा है, +1 क्लास में पढ़ रहा है, ठीक है भाई, कोई ज्यादा पढ़ता है, कोई कम पढ़ता है, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो किस पैरामीटर पे डिपेंड करेगा? कौन कौन सी वो चीजें हैं जिनके ऊपर उसका जो रिजल्ट डिपेंड करने वाला है? तो आप क्या कहोगे? सर एक तो बच्चा कितनी मेहनत करता है उस पर करेगा, है ना, दूसरा उसके टीचर कैसे हैं उस पर भी करेगा डिपेंड। तो इसी तरह से जो फोर्स है अट्रैक्शन की, वो किस किस पे डिपेंड करेगी? तो फर्स्ट जो चीज है, F इज प्रोपोर्शनल टू m1। m1 क्या है? मास ऑफ फर्स्ट बॉडी। ये प्रोपोर्शनल का साइन है, आपको पता होगा,
प्रोपोर्शनल का मीनिंग होता है अनुपात में, कि एक चीज को बढ़ाएंगे तो उसके साथ साथ दूसरी भी बढ़ती जाएगी। तो ये बड़ी सिंपल बात है, मास के कारण लगती है। किसके कारण लगती है? मास के कारण। अगर मास ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा होगा, मास कम होगा तो फोर्स कम होगी, और अगर मास नहीं होगा तो फोर्स भी नहीं लगेगी, सीधी बात है। और जी दूसरा डिपेंड करेगा प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ सेकंड बॉडी, कि दूसरी बॉडी में कितना मास है। और तीसरा डिपेंड करेगा F इज, ये 1/, आ गया 1/, का मीनिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इनवर्स, उल्टा हो गया ना। क्या है? इनवर्स है क्या? R इज द डिस्टेंस, R इज द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट या टू बॉडी। तो इन तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, पहली बॉडी का मास, दूसरी बॉडी का डायरेक्टली, यानी मास ज्यादा होगा फोर्स भी क्या होगी? ज्यादा। और इनवर्स का मीनिंग तो क्या होता है? उल्टा। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी तो फोर्स क्या होगी? कम होगी। क्लियर है? अगर ये डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स क्या लगेगी? कम, क्योंकि इनवर्सली है। और है भी ये बात कि जो चीजें पास है उन पे हम ज्यादा फोर्स लगा सकते हैं, और जो चीजें दूर है उन पे कम लगा सकते हैं। अब एग्जांपल देखो, हम आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, आप हमसे दूर हो तो कम फोर्स लगा पा रहे हैं ना, बच्चे वीडियो देखते ही नहीं। 90 की क्लास है, 90 में से 10 बच्चे 15 बच्चे देख रहे हैं। अगर आप स्कूल में होते तो हमारे पास होते और वहां मैं आपके ऊपर ज्यादा फोर्स लगा देता, और ज्यादा लगा लेता तो आपने सभी में पढ़ना पड़ता, लेकिन हम नहीं पढ़ रहे। तो जो चीजें जितनी पास होंगी उतनी ज्यादा फोर्स लगे, अंडरस्टूड है, बहुत नॉर्मल चीजें, ठीक है। तो अगर इन दोनों को मैं इकट्ठा कर दूं तो आपका तो ये बन गया फार्मूला, F इज प्रोपोर्शनल टू, जो डायरेक्टली हम ऊपर ही लिखो m1 m2 और डिवाइड बाई r। क्लियर? जब भी कोई प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है। क्या आता है? कांस्टेंट। ये हमारा रोज का काम है फिजिक्स में, कि जो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो क्या आ जाएगा? कांस्टेंट, हर बार आएगा। तो यहाँ पर F इज इक्वल टू G m1 m2 by r, where G is the constant of proportionality. G is the constant of proportionality, and this is called gravitational constant. क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल कांस्टेंट। क्यों बोलते हैं? सुनो, उसका रीजन है भाई। G कांस्टेंट क्या होता है? इसकी वैल्यू फिक्स हो, कभी चेंज नहीं हो। तो G की वैल्यू देखो कितनी है, कैपिटल G की, कैपिटल G की वैल्यू 6.67 into 10 raised to power minus 11। क्लियर है? इतनी वैल्यू है। अब हम इसको बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट का मीनिंग क्या है? कि ये वैल्यू पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में फिक्स रहने वाली है, कभी भी ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है स्मॉल g, इसकी वैल्यू तो चेंज हो जाती है, तो हम इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, सॉरी यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज होती है। जो ये कैपिटल G है, इसकी वैल्यू सदा ही क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। आप यूनिवर्स के किसी भी कोने में चले जाओ, यहाँ भी उतनी रहेगी। आप मून के ऊपर जाओगे तो भी उतनी रहेगी, किसी और प्लैनेट पे जाओगे तो भी उतनी रहेगी। एक और खास बात, ये जो G की वैल्यू है, हमने इसको यूनिवर्सल बोल दिया। यूनिवर्सल का मीनिंग ये हो गया कि अगर आप मीडियम चेंज कर रहे हो तो भी ये वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है। मीडियम चेंज करने का मीनिंग समझो क्या होता है। भाई मैंने ये दोनों मास कहां रख रखे? एयर में रख रखे हैं। कहां रखे हैं? एयर। अब दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं इन दोनों मासेस को पानी के नीचे रख दूं। क्लियर है? तीसरा ऑप्शन ये है कि मैं इन दोनों मासेस को ग्लास, जो शीशा होता है, उसके अंदर फिट कर दूं। अब बात समझ रहे हो नहीं? मीडियम चेंज हो रहा है, मीडियम भले ही चेंज हो, इस G की वैल्यू क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। क्लियर है? तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल कांस्टेंट। ठीक है? इससे आगे इसकी यूनिट, हर एक चीज की आपके पास स्पेसिफिक यूनिट है। क्या हर एक चीज की आपके पास स्पेसिफिक यूनिट? जैसे आप मास को किस में मेजर करते हो? केजी में। भाई मास की यूनिट क्या है? किलोग्राम। सबको पता है। r डिस्टेंस है, डिस्टेंस की क्या है?
मीटर है ना भाई, डिस्टेंस की मीटर है। फोर्स की क्या है, फोर्स की है सबको पता है जी न्यूटन, क्या फोर्स की न्यूटन। और इस कैपिटल जी की इसके नहीं पता हमें यूनिट क्या, कोई बात नहीं। तो यहां हम यूनिट लिखेंगे ना, निकालेंगे इसकी यूनिट। कैसे निकालोगे, देखो हम बार बार ये करने वाले हैं इसलिए मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं। आपको जी की यूनिट नहीं पता, बाकी तो पता है ना, किलोग्राम किलोग्राम, मीटर, फोर्स की न्यूटन। तो जिसकी नहीं पता उसको तो एक तरफ रख लो और बाकी को दूसरी तरफ। मैथमेटिक्स में ऐसा आप करते हो, इस चीज की आपने वैल्यू निकालनी है वो एक तरफ, बाकी सभी दूसरी तरफ। अब आपको इसकी निकालनी है कैपिटल जी की, तो आप क्या करोगे, इस फार्मूले में से कैपिटल जी एक तरफ बाकी सारे दूसरी तरफ। देखो सबसे पहले r स्क्वायर डिवाइड में उधर जाएगा, किसमें होगा मल्टीप्लाई, क्या होगा ये f r स्क्वायर, क्लियर है। m1 m2 g के साथ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में इज इक्वल टू क्या आ गया g। बस अब इनकी यूनिट पुट कर दो, जो जहां पर है वहीं पर यूनिट पुट कर दो। सबसे पहले आपको क्या दिया फोर्स, फोर्स की क्या होती है बोलो न्यूटन, ये जी की आ जाएगी ना। फोर्स की क्या होगी न्यूटन। आर, आर क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होती है मीटर, लेकिन आर का स्क्वायर है तो क्या लिखूं मैं यूनिट, मीटर का, सॉरी यहां है मीटर का स्क्वायर। अब और तो ऊपर तो नहीं है कुछ भी, डिवाइड में तो दो डिवाइड में आ जाओ, क्या है m1 मास की केजी, दूसरी मास की भी केजी, तो क्या आ गया किलोग्राम का स्क्वायर। तो क्या बनेगी ये न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये केजी का स्क्वायर है, अगर ऊपर लेके जाओगे तो पावर क्या हो जाएगी माइनस, तो क्या बनेगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। किसकी यूनिट आ गई आपकी जी की, कैपिटल जी। तो इस तरह से जो आपको यूनिट नहीं पता वो हम फार्मूले से निकाल लेंगे, जो निकालना वो एक तरफ बाकी सारे दूसरी तरफ। तो अब आपको ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला पता चल गया, क्या कि g m1m2 by r स्क्वायर, और g की वैल्यू ये आप याद करोगे। अब मैं आपसे कहूं भाई मेरे पास है ना एक तो 5 kg है और एक 10 kg है और 2 मीटर की डिस्टेंस पे रखी, आप बता दो कितनी फोर्स लगेगी। तो आप इस फार्मूले से बता दोगे, अब ये फार्मूला आपने याद करना, याद हो ही गया होगा कि फोर्स कितनी लगती है g m1 फर्स्ट बॉडी का मास, m2 सेकंड बॉडी का मास डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इस केस में कितनी फोर्स लगेगी देखना है, g की वैल्यू ये रखेंगे 6 into में 10 raised to power minus 11, ठीक है। और फर्स्ट बॉडी का मास into में 5 into में सेकंड बॉडी का मास 10 डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, 2 मीटर है तो 2 का स्क्वायर 4, इसको कैलकुलेट कर लेंगे इतना न्यूटन क्या है फोर्स। तो आज आपने क्या सीखा जी, हमने ये सीखा कि इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में जितनी भी बॉडी मास से भिन्न होता है, वो सभी एक दूसरे के ऊपर कैसी फोर्स लगाती हैं, अट्रैक्शन, क्लियर, वो सभी एक दूसरे के ऊपर कैसी फोर्स लगाती हैं, अट्रैक्शन की। और आपने निकालनी होगी कितनी फोर्स लगेगी, तो फार्मूला आपके पास हो गया g m1m2 by r स्क्वायर। सभी वैल्यू याद करोगे, g की वैल्यू और ये फार्मूला सभी आप याद करोगे, क्लियर है। अब अगली बात सुनो, जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सबसे पहला तो ये है कि जो बेस है यूनिवर्स का वो यही है, आपका मून है, अर्थ है, सन है, सभी अपनी जगह पे घूम रहे हैं यूनिवर्स में, वो किसके कारण घूम रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्सल फोर्स है, पूरे ब्रह्मांड में लगती है। दूसरी बात, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ मीडियम, ये बात हमने पहले भी कर चुके कि भाई जो अट्रैक्शन होनी है, अट्रैक्शन लगनी है, वो इस चीज पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करती कि आपने किस मीडियम में फोर्स लगवानी, चाहे आप वाटर में लगवाओ, आप ग्लास में लगवाओ, आप एयर में लगवाओ, आप वैक्यूम में लगवाओ, सभी में फोर्स क्या लगेगी, सेम। अगली बात, दिस इज वैलिड या ओबे माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक यानी छोटे ऑब्जेक्ट, जस्ट एज एटम, न्यूक्लियाई, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, बैक्टीरिया, तो बड़े जाने, एंड मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट यानी सभी के ऊपर लागू है। इस ब्रह्मांड में चाहे कितनी छोटी चीजें हो,
चाहे कितनी बड़ी चीजें हो, डिपेंडिंग अपॉन मास फोर्स कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन फोर्स सभी के बीच में लग रही है। अब कोई कहे जी इस डेस्टर और मार्कर के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है क्या? जी बिल्कुल लग रही है, डेस्टर और मार्कर के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, ठीक है। कोई ये कहे सर आपके और इस बोर्ड के बीच में लग रही है क्या? बिल्कुल लग रही है भाई, हमने तो मना ही नहीं करना ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, तो जब बता दी चाहे बॉडी कितनी छोटी हो चाहे बॉडी कितनी बड़ी हो, मास तो होना ही है, और ये किसकी वजह से लगती है? मास की वजह से। हाँ वो बात अलग है कि आपका मास कम होगा तो फोर्स भी कम होगी, और मास ज्यादा होगा तो फोर्स भी क्या होगी? ज्यादा। अब आपकी अर्थ है बहुत ज्यादा मास, भाग मास है, तो सभी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती कि नहीं? कोई भी चीज छोड़ के कहां गिर जाएगी? अर्थ के सरफेस पे, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अर्थ को क्या होती ज्यादा, क्योंकि अर्थ में मास क्या है? ज्यादा है, और फोर्स डिपेंड अपॉन मास, ठीक है। मास ज्यादा तो फोर्स भी क्या लगती है? ज्यादा। तो ये था आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। तो इसकी प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी और मैं आपको बता देता हूं, दो चार आप बुक से पढ़ लेना। करना कैसे आपने, मैंने लेक्चर पढ़ा दिया, आप ध्यान से समझो। प्रदीप फंडामेंटल की बुक लगनी है अपने स्कूल में, हर एक बच्चा प्रदीप की बुक खरीद ले, जो टॉपिक करवाया जाए अपना बुक से तैयार करो और कॉपी में लिख के आपको ऐसे 30 मिल जाए। तो बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अट्रैक्शन की फोर्स है, and these are apply microscopic as well as macroscopic independent of nature of medium। जिस मीडियम में आप रख रहे हो उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करती, शेप साइज पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ किस पे करती है? मास पे। अगली प्रॉपर्टी है इसकी, वो ये है कि फोर्स इज लॉन्ग डिस्टेंस फोर्स, यानी कि जो रेंज है वो दूर तक लग सकती है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगेगी? बहुत दूर तक, लेकिन वीक है। दिस इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। नेचर में क्या है? सबसे कमजोर, क्योंकि तभी तो सबसे पहले आई। इससे अगले वाली आपकी वीक न्यूक्लियर वो इससे स्ट्रांग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्ट्रांग है, और न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रांग न्यूक्लियर और भी ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये सबसे क्या है? वीक है। लॉन्ग डिस्टेंस पे लगने वाली है भाई, बहुत ज्यादा दूर तक ये लगती है, ठीक है। तीसरा, दीज ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, है ना भाई? इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्या करती है? ओबे करती है। इनवर्स में है, स्क्वायर है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे फोर्स क्या होती जाएगी? कम। अगली प्रॉपर्टी, दीज आर सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मीनिंग सेंटर टू सेंटर लगती है, कहां लगती है? इस बॉडी का सेंटर दूसरी बॉडी के सेंटर को अपनी तरफ क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। दीज आर द सेंट्रल फोर्सेस, ठीक है। और प्रॉपर्टी है आपकी, these are conservative, these are conservative forces। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है पता है? कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स वो होती है जिनके अगेंस्ट, सुन लो ध्यान से, जिनके अगेंस्ट किया गया वर्तन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ क्या हो? इंडिपेंडेंट ऑफ ए पाथ हो, ऐसी फोर्स को क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स वो होती हैं जिनके अगेंस्ट किया गया वर्तन या जिनके द्वारा किया गया वर्तन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इंडिपेंडेंट ऑफ ए पाथ, यानी जिस पाथ से लाई गई है उसके ऊपर डिपेंड ना करे, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे, उसको क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। देखो आप भाई ये रेस्ट पे है, ग्रेविटेशनल फील्ड में रखे आप इसको नीचे खींच रही है, ठीक है ग्रेविटेशनल, लेकिन मैं इसको ऊपर उठा रहा हूं, क्लियर? मैंने मान लिया इसको यहां ला दिया, तो जो मैं इसको उठाने में वर्क डन कर रहा हूं ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ये सिर्फ डिपेंड करेगा भाई पहले कहां से लेगा, इनिशियल पॉइंट कौन सा था और फाइनल पॉइंट यहां पर लेके आना, सिर्फ इन पे डिपेंड करेगा। मेरा कहने का मीनिंग ये भाई कि देखो मैंने इसको नीचे से उठाना है, चाहे तो मैं सीधा उठा दूं तो भी वर्क डन उतना करना पड़ेगा, चाहे मैं इसको नीचे से ऐसे घुमा के ऐसे 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 करके यहां लिया हूं तो भी वर्क डन है उतना ही करना पड़ेगा, चाहे मैं इसको नीचे से ऐसे उछालता हुआ ले जाऊं तो भी वर्क डन मेरे को उतना ही करना पड़ेगा। यानी हर सिचुएशन में वर्क डन क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा,
ठीक है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, आप इसको डायरेक्ट लेके आओ, इसको ऐसे कहीं से घुमा के लेके आओ, इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ बट डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल फोर्स। ठीक है, तो आपकी फर्स्ट कोर्स कंप्लीट होगी, ये आपने करके लानी है, सेकंड करवानी है।